बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार का शोर थम गया है। अब सभी की निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी है। दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल है। इस अंतिम चरण में महिला और सीमांचल के वोटरों के पास सत्ता की चाबी है। जिस दल के खाते में ये वोटर होंगे उसकी सरकार बनने के ज्यादा चांस होंगे। तो आइए समझते हैं पूरा गणित क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पहले चरण की तरह इस बार भी महिला मतदाता अहम भूमिका में है। 6 नवंबर को हुए पहले चरण में रिकॉर्ड 65% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी। पहले चरण में भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। इसके बाद दूसरे चरण में सभी दलों के नेताओं ने महिला वोटरों को साधने पर खास ध्यान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपनी सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को गिनाते नजर आए, वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए सालाना देने का वादा भी दोहराया। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.66% मतदान दर्ज हुआ, जिसे रिकॉर्ड माना जा रहा है। इस रिकॉर्ड वोटिंग का संकेत क्या है? क्या ये बदलाव की तरफ इशारा है या फिर वर्तमान सत्ता पर दोबारा भरोसा जताने की इच्छा? इस पर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे ऐतिहासिक मतदान बताया। साल 1951 और 52 से 2020 तक हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत केवल 3 बार ही 60% से अधिक रहा है। 1990 में 62% मतदान हुआ था, वहीं 95 और सन 2000 में क्रमशः 61% और 62% मतदान दर्ज हुआ। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 18 जिलों की 121 सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख मतदाताओं ने 64% वोट दिया, जो साल 2020 में हुए पहले चरण के 56% मतदान की तुलना में लगभग 8% अधिक है। यह अलग बात है कि उस बार पहले चरण में 71 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। तो पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 31 लाख अधिक वोट पड़े हैं। पहले चरण वाली 121 सीटों पर 2020 के चुनाव में 56% मतदान हुआ था। ये कुल करीब 2,08,76,953 वोट होते हैं। इन सीटों पर 2025 के चुनाव में 65% वोट पड़े हैं, जो कुल 2,40,58,811 वोट है। ये कुल करीब 2,08,76,953 वोट होते हैं। इन सीटों पर 2025 के चुनाव में 65% वोट पड़े हैं, जो कुल 2,40,58,811 वोट है। इस प्रकार 2020 की तुलना में 2025 में इन सीटों पर 31,81,858 अधिक वोट गिरे हैं। ये बढ़ोतरी करीब 8.85% की बताई जा रही है। मालूम हो कि 2020 में 3 चरणों में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुल 4,19,26,443 वोट डाले गए थे, जबकि राज्य में कुल 7,36,47,660 मतदाता थे। वहीं 2025 में कुल मतदाताओं की संख्या 7,43,55,976 है। पहले चरण वाले 121 सीटों पर मतदाताओं की कुल संख्या 3,70,13,556 थी। तो चुनाव आयोग सहित प्रधानमंत्री, बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्ष के शीर्ष नेताओं द्वारा लगातार मतदान की अपील किए जाने का प्रभाव पड़ा और लोग घरों से निकले। बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा दी गई। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता एवं दिव्यांग जनों के लिए घर से मतदान की सुविधा, पहली बार रंगीन फोटो युक्त मतदान पर्ची की सुविधा सहित अन्य कारणों से भी मतदाता जागरूक हुए। पक्ष विपक्ष की लगातार घोषणाओं के कारण भी उनके समर्थक मतदाता गोलबंद हुए और बूथों पर वोटिंग के लिए पहुंचे। तो 2020 में राज्य का औसत मतदान प्रतिशत 57.29 तथा लोकसभा चुनाव 2024 में यह मतदान प्रतिशत 56.28 था। इस तरह विधानसभा चुनाव 2025 में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.79% और लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.8% वोटों की बढ़ोतरी हुई है।
तो भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार दूसरे चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 1,74,68,572 महिलाएं शामिल हैं। इस चरण में 1,302 उम्मीदवार, जिसमें 1,165 पुरुष हैं और 136 महिलाएं हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक वोटर हैं। सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी चैनपुर, सासाराम और गया सीटों पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशी लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज और बनमनखी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई अहम जिलों को कवर करता है। 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एनडीए ने 67 सीटें, जबकि महागठबंधन ने 50 सीटें जीती थी। वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर विपक्ष को नुकसान पहुंचाया था। दूसरे चरण में दोनों गठबंधनों से कितने प्रत्याशी हैं? तो महागठबंधन की ओर से राजद से 70, कांग्रेस से 37 और वीआईपी से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि सीपीआईएमएल, सीपीएम और सीपीआई क्रमशः 5, 4 और 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर गठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगी, जिनमें चैनपुर, नरकटियागंज और सुल्तानगंज प्रमुख हैं। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा 52 सीटों पर लड़ रही है, जदयू 45 और लोजपा रामविलास 16 सीटों पर मुकाबले में है। इसके अलावा हम 6 और आरएलएम 4 सीटों पर है, उन्होंने भी उम्मीदवार उतारे हैं। तो एनडीए अपने सहयोगियों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा के प्रभाव वाले समुदायों में वोट ट्रांसफर पर भरोसा कर रहा है। दूसरे चरण में कई मंत्री भी मैदान में हैं। इस चरण में कई मौजूदा मंत्री भी दोबारा विधानसभा में पहुंचने की कोशिश में है, जिनमें विजेंद्र यादव सुपौल से, सुमित कुमार सिंह चकाई से, जयंत राज अमरूपुर से, नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से और जमा खान चैनपुर से शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के 121 सीटों में से 42 सीट ऐसे हैं जिनमें 2020 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में 10% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। इसमें कल्याणपुर सीट पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.93% ही वोट पड़े थे। इस बार यहां 73.62% मतदान हुआ, यानी 2020 के मुकाबले इस बार यहां 15.59% ज्यादा मतदाता वोट करने के लिए निकले। तो कल्याणपुर सीट बिहार की चर्चित सीटों में शामिल है। यहां से नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी मैदान में है। इसी तरह मंत्री विजय चौधरी की सीट सराय रंजन में 12.47% ज्यादा मतदान हुआ है। यहां 2020 में 60.86% वोटिंग हुई थी, जो इस बार बढ़कर 73% हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सीट लखीसराय में भी मतदान में 10.68% का इजाफा हुआ। यहां 2020 में 52.78% मतदान हुआ था, जो इस बार बढ़कर 63% हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर भी सबसे ज्यादा इजाफे वाली 42 सीटों में शामिल है। यहां मतदान में 10.5% का इजाफा हुआ है। 2020 में राघोपुर में 58% मतदाताओं ने वोट डाला था। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 68.54% हो चला है। तो पहले चरण में जिन 121 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें से 72 सीटों पर मतदान हुआ और उसमें जो है इजाफा देखा गया 5 से 10% के जो बीच रहा है। इनमें बाहुबली अनंत सिंह की मोकामा सीट, खेसारी लाल यादव की छपरा सीट, भाई वीरेंद्र की मनेर सीट, मंत्री मंगल पांडे की सिवान से लेकर जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव की महुआ सीटें भी शामिल है। तो पहले चरण की 121 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें ऐसी हैं जहां 2020 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में इजाफा देखा गया है, वो भी 5% से कम का। इनमें दीघा, बरहरा, कुमरार, दरभंगा, अगियाव, बख्तियारपुर और अलीनगर शामिल है। वोट प्रतिशत का सबसे कम इजाफा अलीनगर सीट पर हुआ है। यहां 2020 के मुकाबले केवल 2.78% की बढ़ोतरी हुई है। 2020 में अलीनगर सीट पर 57% मतदान हुआ था। इस बार यह बढ़कर 60% हो गया। अलीनगर वही सीट है जहां से लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है। अब दूसरे चरण की सीटों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे बिहार चुनाव 2020 में कैसा था प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां का गणित दिलचस्प है। 2020 में यही वे क्षेत्र थे जहां मुकाबला कांटे का रहा। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और राजद कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच सिर्फ 1.6% वोट शेयर का अंतर था।
मगर नतीजे एनडीए के पक्ष में झुक गए। इन 122 सीटों में से लगभग 50 सीटें, खासकर मगध और सीमांचल की सीटें, चुनाव के पूरे नतीजे की दिशा तय करेंगी। सीमांचल में एआईएमआईएम की भूमिका आरजेडी के लिए चुनौती है। वहीं एनडीए उम्मीद कर रहा है कि वोट बटा तो ध्रुवीकरण उसके पक्ष में काम करेगा। इस बार देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे पहले जैसे रहेंगे या हवाएं अपना रुख बदलेंगी। तो 2020 में वोट बराबर था, बढ़त एनडीए को मिला था। 2020 में इन 122 सीटों पर एनडीए को 66 और महागठबंधन को 49 सीटें मिली थी। वोट शेयर देखा जाए तो एनडीए को 38% और महागठबंधन को 36% वोट मिले थे, यानी वोट बराबर बटे, लेकिन एनडीए ने रणनीतिक सीटों पर बेहतर तालमेल के दम पर बढ़त बनाई थी। बिहार चुनाव 2020 में अब कैसा था प्रदर्शन, दूसरे चरण की 122 सीटों का भी हाल जान लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के जो परसेंटेज है वो अंग प्रदेश में 41% था, लोजपा का 6%, राजद का 35%, एआईएमआईएम 0, आरएलएसपी 2 और अन्य जो है 16 थे। भोजपुर में भी आपको 31% दिखाई दे रहा होगा, लोजपा के 6, राजद 35, बाकी एआईएमआईएम 0 और आरएलएसपी 6 और अन्य जो है 22। मगध में देख लीजिएगा प्रतिशत जो है वो बीजेपी के 32% थे और लोजपा के 6% थे, राजद जो है 40% पर थी, एआईएमआईएम 0 थी और आरएलएसपी 3 और अन्य 18%। तो इस तरह से हम देखेंगे पूरा ये ग्राफ, तो बीजेपी का जो परसेंटेज है, जो फीसदी था वोटों का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाए हुए था। कहीं कहीं जो है सीमांचल जैसे क्षेत्र में जो है राजद से टक्कर था बीजेपी का, 36% जो है वोट बराबर थे वहाँ पे। फिर उसके बाद और भी सीटों की बात करें तो मगध में राजद को बढ़त मिली थी 40% और बीजेपी 32% वहाँ वोट उनको मिले थे। तिरहुत की बात कर ले तो वहाँ बीजेपी बढ़त में थी 42% और राजद जो है 36% उसको वोट मिले थे। तो इस तरह से टोटल अगर हम देखते हैं तो बीजेपी को 38% जो है वोट मिले थे और वहीं राजद जो है मात्र 2% से पीछे थी 36% पे। हालांकि एनडीए के सहयोगी लोजपा हैं, उनको 5% मिले थे। तो इस तरह से एनडीए ने बढ़त बनाई थी। तो ये था दूसरे चरण की 122 सीटों का जो हाल है 2020 में क्या था वो हमने आपको बताया है। तो अंग प्रदेश, मिथिलांचल और तिरहुत में बीजेपी ने भारी वोट फीसदी हासिल किया, जबकि मगध और सीमांचल में आरजेडी का प्रभाव स्पष्ट दिखा। मगध की 26 सीटों में आरजेडी प्लस जो है उसको प्लस में रही और 40% से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं सीमांचल में आरजेडी और एआईएमआईएम दोनों का प्रभाव रहा। एआईएमआईएम को यहाँ 10.81% वोट मिले थे, जिसने कई जगह मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था। सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और आसपास के जिले में 24 सीटें आती है। यहाँ एआईएमआईएम का, यहाँ ओवैसी की पार्टी का प्रभाव अब पहले से कहीं ज्यादा माना जा रहा है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने इस इलाके में 5 सीटें जीतकर सभी राजनीतिक समीकरण उलट दिए थे। तो यहाँ की आबादी में मुस्लिम वोट निर्णायक है और ये वोट बैंक पहले आरजेडी और कांग्रेस का परंपरागत समर्थन आधार माना जाता था, लेकिन 2020 में एआईएमआईएम की एंट्री ने आरजेडी के समीकरण को झटका दिया। इस बार अगर एआईएमआईएम दोबारा मैदान में सक्रिय रही तो उसका असर सीधा आरजेडी पर पड़ेगा। वोट विभाजन की स्थिति में एनडीए को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। एनडीए भले ही सीमांचल में पिछली बार कमजोर दिखा था, 2020 में एनडीए का औसत वोट 36% था, लेकिन अगर एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों में सेंध मारी तो कई सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। और न्यूज हार्ट की जो टीम है वो कवरेज कर रही थी, इसमें यही चौंकाने वाले आए हैं कि सीमांचल क्षेत्र में इस बार बम्पर वोटिंग होने की संभावना है। तो मगध और अंग में एनडीए की रणनीति की असली परीक्षा देखी जाएगी। मगध में पिछली बार आरजेडी ने जोरदार प्रदर्शन किया था। यहाँ के जातीय समीकरण यादव, मुस्लिम और दलित वोटों का मिश्रण आरजेडी के पक्ष में रहे, पर एनडीए ने अपनी भरपाई अंग प्रदेश में की, जहां उसने 41% से अधिक वोट हासिल किए थे। मिथिलांचल और तिरहुत एनडीए की परंपरागत ताकत रहे हैं। मिथिलांचल में बीजेपी प्लस का वोट शेयर 44% से अधिक था, जबकि आरजेडी वहां 35% के आसपास रुकी। आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं कि आरजेडी की ताकत दक्षिण और पूर्वी बिहार में, जबकि एनडीए की पकड़ उत्तर और मध्य बिहार में। दूसरा चरण इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक तरह की मिड लाइन बनाता है, जहां दोनों गठबंधनों का संतुलन डगमगा सकता है।
एलजेपी और वीआईपी की साइलेंट मौजूदगी भी देखी गई। पिछले चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक एलजेपी की उपस्थिति खास तौर पर मगध और भोजपुर में असर डाल सकती है। 2020 में उसे यहां 5 से 6% वोट मिले थे, जो कई सीटों पर मार्जिन के बराबर थे। अगर इस बार एनडीए और एलजेपी में तालमेल ठीक रहा तो ये वोट फिर से एनडीए की ओर झुक सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का भी सीमांचल और मिथिलांचल में असर दिखता है। छोटा वोट बैंक होने के बावजूद ये पार्टी कई जगह स्पॉइलर बन सकती है। वोट ट्रांसफर हुआ तो बदल जाएगी तस्वीर। राजनीति में 2 जोड़ 2 4 तो नहीं होते हैं, लेकिन पिछले बार के चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार अगर सहयोगी दलों के बीच 100% वोट ट्रांसफर हो जाए तो एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 43.97% तक पहुंच सकता है, जबकि आरजेडी यानी महागठबंधन लगभग 37.45% पर ही रहेगा। तो बिहार चुनाव 2020 के वोट शेयर आज के परिदृश्य में हम देखते हैं। मौजूदा गठबंधन के नजरिए से दूसरे चरण की 122 सीटों के वोटों का हाल भी आपको हम बता देते हैं। तो पार्टीवार वोटों का ट्रांसफर अगर मौजूदा गठबंधन के मुताबिक हो तो मौजूदा परिदृश्य में सीटों का अंतर बढ़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां 2020 में मार्जिन बहुत कम था। आंकड़े संभावना जताते हैं कि एनडीए को 122 में से 66 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि महागठबंधन का आंकड़ा 50 से नीचे ही रह जाएगा। तो क्या बिहार चुनाव 2025 में क्या ऐसी होगी तस्वीर? 122 सीटों का विश्लेषण अगर पार्टी वाइज वोट संबंधित गठबंधन को ट्रांसफर हुए तो क्या होगा? तो आंकड़ों में तो इस बार भी मुकाबला 2020 की तरह कांटे का ही होता दिख रहा है, लेकिन मैदान पर समीकरण पहले से ज्यादा जटिल है। तो इस बार अगर हम 122 सीटों का आकलन करते हैं तो जब बम्पर वोटिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंग प्रदेश में जो है आपको कुल 16 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है। 12 जो है वो सीटें एनडीए के खाते में आ सकती है और आरजेडी 3 पर ही रह जाएगी, अन्य को 1 है। भोजपुर में भी कुल सीटें जो है 11 हैं, उसमें जो है आरजेडी को बढ़त मिल रही है, क्योंकि भोजपुर में आरजेडी का दबदबा ज्यादा है, महागठबंधन की पार्टी का ही दबदबा ज्यादा है। तो एनडीए को 0 यहाँ पे दिखाया जा रहा है और आरजेडी को 10 सीटें मिल सकती है, अन्य को 1। मगध में लेकिन कांटे की टक्कर है, जिसमें कि 26 टोटल सीटें हैं, जिसमें कि 6 सीटें जो है एनडीए को मिलेंगी और आरजेडी जो है फिर यहाँ पे बाजी मार ले जा रही है मगध क्षेत्र में। मिथिलांचल की बात करें तो वहाँ टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें 13 बीजेपी को, 2 जो है आरजेडी के खाते में जाएगी। इसी तरह सीमांचल में जो है एनडीए को बढ़त मिल रही है, 12 सीटें मिल सकती है एनडीए को, 24 में से 12, बाकी 7 जो है आरजेडी को और अन्य जो है 5। तो सीमांचल में जैसा कि हम कह रहे थे कि एआईएमआईएम जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो अगर सेंधमारी कर लेते हैं वोटरों में तो बीजेपी को भी नुकसान होगा और खास करके आरजेडी को ज्यादा नुकसान वहां पे होगा। तिरहुत क्षेत्र की बात करें तो 30 सीटें वहां पर हैं, जिसमें कि 23 सीट जो है एनडीए को मिलेंगी और 7 जो है आरजेडी को सीटें मिलेंगी। तो इस तरह से अन्य जो है वहां 0 रह जाएंगे और कुल मिलाकर देखें तो 122 सीटों का जो हम आकलन कर रहे हैं उसमें एनडीए को 66 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। बम्पर वोटिंग का ही नतीजा है। ये न्यूज हाट की कवरेज जो है हम आपको बता रहे हैं कि 66 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी और 49 पर ही आरजेडी सिमट जाएगी। अन्य में जो है ओवैसी की पार्टी है और भी है, उनको 7 सीटें यहां पर मिल सकती है। तो इस चुनाव में रोजगार और पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा है। साथ ही जंगल राज की याद दिलाकर वोटरों में डर या सुरक्षा का नैरेटिव बनाने की कोशिश भी दिखाई दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस अधिक मतदान का मतलब क्या निकाला जाए? बिहार का वोटर किस मुद्दे को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है? कानून व्यवस्था, विकास, नौकरी या कुछ और? क्या महिलाएं इस बार चुनाव के परिणाम की दिशा बदलने वाली साइलेंट फोर्स बन रही हैं? और क्या सच में ग्राउंड पर नीतीश कुमार की साख को लेकर उतनी ही चुनौती महसूस हो रही है जितनी सोशल मीडिया पर नजर आती है? बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद रिकॉर्ड टर्नआउट की चर्चा तेज है, लेकिन क्या ज्यादा वोटिंग हमेशा सत्ता बदलाव या सत्ता वापसी का संकेत देती है? साल 1951 और 52 से 2020 तक हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत केवल 3 बार ही 60% से अधिक रहा। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की कुल 243 सीटों में से 18 जिलों की 121 सीटों पर 64%, हम कह सकते हैं कि 65% जो है मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
सी वोटर के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 से 15 सालों के चुनावी इतिहास में ऐसा कोई तय पैटर्न देखने को नहीं मिला है। पहले चरण के आंकड़ों में एक बात साफ दिख रही है कि पुरुषों के मुकाबले लगभग 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। महिलाओं का रुझान इस बार साफ तौर पर नीतीश कुमार की तरफ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ 10,000 योजना ही नहीं बल्कि पिछले 20-25 साल में साइकिल योजना से लेकर जनरेशनल स्कीमों ने महिलाओं में एक स्थायी झुकाव बनाया है। तो दो धाराएं साफ बन रही है। सरकारी नौकरी के वादों पर एक हिस्सा तेजस्वी और महागठबंधन की ओर झुका है, जबकि प्रवासी युवा बेहतर बिहार और पुरानी व्यवस्था से हटकर नई व्यवस्था की तलाश में प्रशांत किशोर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये टर्नआउट गिर चुका होता तो वो ज्यादा हैरान करने वाली बात होती। रिकॉर्ड टर्नआउट को सीधा सत्ता परिवर्तन या सत्ता बरकरार रहने के संकेत के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। रिकॉर्ड मतदान से हम ये नहीं सोच सकते कि सत्ता ही बदल जाएगी और ये भी नहीं सोच सकते कि सत्ता नहीं बदलेगी। महिलाएं अगर ज्यादा संख्या में वोट दे रही हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो इसलिए दे रही हैं कि कोई जीते या कोई हारे। वो इसलिए दे रही है क्योंकि अब महिलाएं अपनी बात आगे रख रही हैं। बिहार में महिला वोटरों की भूमिका अहम मानी जाती है। यहाँ पुरुष वोटरों की अपेक्षा महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेती रही हैं। यही कारण है कि महिला वोटरों को साधने के लिए पार्टियों ने एक से बढ़कर एक वादे भी किए हैं। तो पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या महिला वोट इस बार सरकार बनाने में निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। बिहार का संदर्भ बाकी राज्यों से अलग है। जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए तब से उन्होंने महिला मतदाताओं को एक अलग राजनीतिक इकाई की तरह देखना शुरू कर दिया था। तो बिहार की महिलाएं बाकी राज्यों से पहले ही पॉलिटिकली जागरूक हो गई थी। उसके पास ऐसे नेता थे जिन्होंने उनको एक अलग वोट बैंक, एक अलग मतदाता समझा और उनके साथ उस तरह से व्यवहार किया। महिलाओं के लिए योजनाओं का मतलब केवल फ्री बीज नहीं है, वहां आकांक्षा है। मुझे एक महिला ने बताया है कि मैं 10,000 रुपए का इंतजार कर रही हूं और जैसे ही पैसे आएंगे मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। इसलिए ये मान लेना कि महिलाएं निःशुल्क लाभ लेकर घर बैठना चाहती हैं तो ये गलत है। बिहार का ये चुनाव आपको यही दिखाएगा कि महिला मतदाता अपने आप को किस तरह से जागरूक बना चुकी हैं। नीतीश को लेकर लोगों में ऊब हो सकती है, नाराजगी नहीं, और दोनों में बड़ा फर्क है। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे नेता ने 20 से 25 साल पहले ऐसी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट बनाई हो बिना तत्काल चुनावी लाभ सोचे। आज उसका रिटर्न उन्हें मिल रहा है। मीडिया विमर्श अभी भी पुरुष प्रधान चश्मे से चुनाव को देख रहा है। पुरुष मतदाता के लिए जाति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महिला मतदाता के लिए वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इस बार नीतीश कुमार महिलाओं की वजह से रिकॉर्ड नंबर लेकर फिर से सत्ता में आते हैं तो हिंदुस्तान में एक नए तरह का वोट बैंक निर्णायक रूप से स्थापित हो जाएगा। महिलाओं को दिए जाने वाले पैसों को लाभार्थी योजना नहीं मानता हूं मैं। वो पैसा परिवार पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके छोटे उद्यमों में जाता है और बेहतर तरीके से समाज में वापस भी आता है। अगर नीतीश फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका असर बिहार से बाहर जाकर राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई मुद्दे चर्चा में हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विषय मतदाताओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रख रहे हैं। इस बार चुनाव में रोजगार और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। युवा पीढ़ी रोजगार की तलाश में है और कई लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही हैं। लेकिन चुनाव के बीच जमीन पर असल में किस बात की चर्चा है? मैदान में नैरेटिव हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हमने आज तक जितने चुनाव कवर किए उनमें हमेशा एक बात नजर आई, आप जो सोचते हैं कि ये मुद्दे हैं दरअसल उससे अलग ही कोई मुद्दा निकल कर सामने आता है। तो बिहार में भले ही खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी एक मुद्दा है। किसी ने चुनाव के दौरान कहा था कि इस देश में अंबानी के पास भी एक ही वोट है और एक गरीब आदमी के पास भी एक ही वोट है। यही इस देश का लोकतंत्र है। तो पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 42% मतदान होना यही संकेत है कि लोग जल्दी वोट डाल लेना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि शाम को जाकर उन्हें बताया जाए कि आपके वोट तो डल चुके हैं। बिहार में मुद्दे पीढ़ियों के हिसाब से अलग अलग रूप लेते हैं। जिस पीढ़ी ने RJD का शासन देखा है वो आज भी जंगल राज, कानून व्यवस्था की बात करती है। उन्होंने देखा था कि नीतीश को बिहार किस हालत में मिला और फिर उन्होंने उसे कहां तक पहुंचाया भी। युवा पीढ़ी के लिए यह संदर्भ उतनी तीव्र याद में मौजूद नहीं है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। युवा पीढ़ी के लिए कानून व्यवस्था से ज्यादा रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने उस पल का खुद अनुभव नहीं किया है। इसी वजह से यह चुनाव थोड़ा
थोड़ा जटिल है, क्योंकि दोनों मुद्दे पीढ़ी के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी अपने पिता के शासन से खुद को पूरी तरह अलग भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी को मुद्दा बना लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये नीतीश कुमार की कमजोर कड़ी है। कानून व्यवस्था पर वो काउंटर नहीं कर सकते थे, लेकिन रोजगार पर वो युवा पीढ़ी को संबोधित कर सकते थे। तो बिहार के चुनावी मैदान में जाति की राजनीति भी पिछले कई दशकों से केंद्रीय भूमिका में रही है और इस बार भी ये चर्चा खत्म नहीं हुई। बिहार में जाति एक दोहराते रहने वाली चीज है। जब भी आप बिहार में जाते हैं तो ये बात आपको हर जगह दोहराते हुए मिलती है। गांव में, सड़कों पर, पटना में लोग अभी भी मानते हैं कि अगर किसी पार्टी ने जातीय समीकरण सही बैठा लिए तो चुनाव उसी का हो जाता है। तो बिहार में पिछले 35 से 40 सालों में जातिवाद की जड़ें जमीनी विवाद से निकली हैं। चाहे नीतीश के 20 साल हो या उसके पहले लालू यादव के 20 साल, एक विशेष जाति का प्रभुत्व हमेशा रहा है। इसलिए जाति का फैक्टर बना रहेगा, क्योंकि वो जीत का फॉर्मूला साबित हुआ है। अब उसके यानी जाति के आगे डेवलपमेंट है, उसके आगे माइग्रेशन है और उसके आगे जॉब्स है। ये समझ में आता है कि जब लोग अपनी जाति समीकरण वाली गणित सही बैठा लें तो उनको वो व्यवहारिकता का फैक्टर मानते हैं और इस बार भी सभी लोग उसी पर ही बात कर रहे हैं। तो चाहे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का मुद्दा हो या नौकरियों का वादा, आखिर में बातचीत एक बिंदु पर जाकर फिर जाति की पहचान पर लौट आती है। सड़क, विकास, कल्याण सबकी बात हो रही है, लेकिन आखिर में फिर यही आता है कि वो किस जाति के हैं तो हम वही वोट देंगे। बिहार में जाति की बहस केवल ये नहीं है कि किस जाति की वोट कितनी आई, असली बात है कि गठबंधन धर्म किस तरह निभ रहा है। बिहार हो या कोई और राज्य, सरकारी नौकरी लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनी रहती है। युवाओं में रोजगार की तलाश और बेहतर सामाजिक स्थिति पाने की चाह इस मुद्दे को चुनावी चर्चा का केंद्र बनाती है। तो बिहार में सरकारी नौकरी इस बार सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं है, बल्कि युवा और महिलाओं की उम्मीदों का भी केंद्र बन चला है। नौकरी का सवाल जगह तो बना रहा है, लेकिन गुस्से के साथ। बिहार में लगभग 57 से 58% आबादी 25 साल या उससे कम उम्र की है। इसमें से लगभग क्वार्टर जनरेशन ने जंगल राज केवल सुना है, देखा नहीं। ये जनरेशन एस्पिरेशनल है और इसलिए जॉब्स की बात करती है। सरकारी नौकरी को पहले सिर्फ सामाजिक स्टेटस और कुछ विशेषाधिकार के लिए देखा जाता था, जैसे दहेज या ट्रेवल का लालच, लेकिन अब उदारीकरण और व्यवसायीकरण ने प्राइवेट नौकरियों को भी लोकप्रिय बना दिया है। बिहार के छोटे शहरों में बैंक ब्रांच, एटीएम सब है, इसलिए लोगों में जॉब्स को लेकर आकांक्षा भी है, लेकिन गुस्सा है कि अभी तक पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही इसी पहलू को फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव में युवा और महिला मतदाता के मुद्दों को सेंटर स्टेज पर रखकर संतुलन कार्य चल रहा है, जहां रोजगार स्कीम्स और सामाजिक सशक्तिकरण एक साथ चुनावी नैरेटिव में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।